अच्छा जी, हम कहाँ पे थे कि अगर हमने लोडर लगाना है और उसके लाइफ साइकिल मेथड को कंट्रोल करना है कंपोनेंट के। बहुत ठंड है, गला खराब है। अच्छा, तो ये सिनेरियो है। अच्छा, लोडर लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने एक स्टेट बना रही लोडर की और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उसको ट्रू रखा और फॉल्स कर दिया कब, जब प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, जिधर नो डाटा फाउंड लिखा हुआ है ना, इसके अंदर मुझे एक और अब लगानी है क्या, जावास्क्रिप्ट। उसमें अगर लोडर ट्रू है तो मैंने एक और डिव लगानी है, और अदरवाइज वो शो करना है। मैं इसको कह देता हूँ लोडिंग। यहाँ पे आप लोग कोई स्पिनर वगैरह लगा दोगे जहाँ मैं लोडिंग का है, तो होगा क्या कि एनिमेशन है, स्पिनर कोई भी देख लेंगे। वही वही कर रहा हूँ। देखने लगा हूँ किसी की भी कॉपी कर लें। यह तो लंबा चौड़ा है। काफ़ी बने होंगे, डब्ल्यू इस पे से ले लेते हैं। ये क्लास देना है लोडर, और ये क्लास उसने कोड दिया हुआ है, उसको हम उठा के ग्लोबल CSS में लगा देते हैं। और क्लास क्या लगानी है, क्लास नेम, और उसका उसने एम्प्टी रखा हुआ है, तो ये मुझे एम्प्टी रखना है। हैं? अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा सेटअप, सारा लोडर भी लग गया। लेकिन ये जो कुछ भी हमने किया है ये गलत किया है। मसला ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स फेच हो रही हैं, इन प्रोडक्ट की हम एसईओ चाहते हैं। क्यों? इसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले करनी है डाटा ला के। तो इसमें तो कोई क्लाइंट साइड वाली बात नहीं थी। तो एक्चुअली ये वाला कंपोनेंट हमें किस तरह रेंडर करना है, सर्वर साइड रेंडर करना है, ताकि हमारी यूआई जो है वो बेहतर हो और एसईओ हमारी बेहतर हो। तो ये एसईओ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यही तो हमने बहस की थी। अदरवाइज यही काम हम रिएक्ट में भी कर रहे थे। ये मैंने रिएक्ट का कोड लिखा है सारा। जब यूज क्लाइंट लगा दिया तो मतलब रिएक्ट लिख रहे हैं सारी। तो यूज क्लाइंट को खत्म करना है ताकि हम सर्वर साइड रिएक्ट लिख सके। तो भी ये सर्वर साइड रिएक्ट नहीं है। तो अब मुझे सर्वर साइड रिएक्ट लिखनी है, तो इसकी मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी बना के रख दूँ आप लोगों के लिए। पेज 2.js, और इस सब को मैं क्या करता, अब मैं इसको खत्म करता हूँ यूज क्लाइंट को। यूज क्लाइंट को खत्म करूंगा तो एरर आ जाएगा। वो क्या कहेगा कि यूज स्टेट और यूज इफेक्ट नहीं यूज कर सकते। अब यूज स्टेट और यूज इफेक्ट खत्म करने जाऊंगा तो ये दोनों चीजें मुझे क्या करनी है, खत्म करनी है। अब ये दोनों चीजें खत्म करूंगा तो मुझे क्या करना है, ये सेट लोडर भी खत्म करना है और सेट प्रोडक्ट्स भी खत्म करनी है। अब ये खत्म करने जाऊंगा तो फिर मुझे और क्या करना पड़ेगा, ये यूज इफेक्ट भी हटाना है, ये हटाना है? नहीं, सारा नहीं, कुछ कुछ चीजें तो फिर भी हम कर लेंगे यूज। अच्छा, ये भी हम खत्म करने जाएंगे। उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर का तो मसला नहीं है चौधरी साहब, टर्नरी ऑपरेटर ऐसे यूज होता रहेगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद और क्या करना पड़ेगा मुझे, बाकी मेरा कोड ठीक है।
अब मसला ये है कि इस फेच प्रोडक्ट को कैसे चलाऊं, क्यों, अब मेरा कोड अब ये सर्वर साइड हो गया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो वो प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइन कह रहा है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे प्रोडक्ट्स लोडर इज नॉट डिफाइन, तो कांस्टेंट लोडर फॉल्स। अब ये एसईओ के लिए क्या है, बेहतर है, क्यों, सर्वर से आ रहा है। मसला ये है कि भाई जो एपीआई की रिक्वेस्ट है ये सर्वर से कैसे कॉल करें। हमने जो एचटीएमएल बना रहे थे ना मैप के अंदर, वो बन रही थी क्लाइंट, डाटा आता था जेसन के थ्रू क्लाइंट पे, और फिर वो क्लाइंट के ऊपर क्या बनता था, एचटीएमएल। अब वो वाली एचटीएमएल क्राउलर को नजर नहीं आई थी। अब हमने ये जो मैप के थ्रू एचटीएमएल बना रहे हैं ये बनानी है कहां पे, सर्वर पे। बस इतना काम करना है हमने। अच्छा, ये करने के लिए हमें अब करना क्या है, इस फंक्शन को हमने कंपोनेंट के बाहर ले जाना, जो एपीआई को कॉल कर रहे हैं, सही है। और इसमें से प्रोडक्ट्स को यहां से जो भी प्रोडक्ट आएंगी उनको यहां से क्या करना है, रिटर्न। ये फंक्शन एपीआई को कॉल करेगा और प्रोडक्ट्स को क्या कर देगा, रिटर्न। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट वाले एपीआई की रिक्वेस्ट को ये फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहा है ना। अब मैंने क्या करना है, इस प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट इस फंक्शन को कॉल कर देना है और इसके आगे क्या लगा देना है, अवेट। और इस कंपोनेंट को मुझे क्या बनाना पड़ेगा फिर, एसिंक्रोनस। किधर लगाएंगे इसको, हैं, यहां पे लगाएंगे ना, फंक्शन के नाम से पहले। सही हो गया। तो क्या होगा इससे, जब सर्वर पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे ये पेज गेट करने के लिए, तो पेज गेट नहीं होगा, पहले वो क्या करेगा, डाटा गेट करेगा, कहां से, एपीआई से, और वो डाटा लाके एक वेरिएबल में रख देगा, और उस वेरिएबल की बेस पे ये सारी एचटीएमएल क्रिएट करेगा, और फिर एचटीएमएल को वो क्लाइंट साइड के ऊपर रिटर्न करेगा। तो अब ये जो कोड लिख दिया है हमने, ये क्या हो गया, अब देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स आ रही बाय डिफॉल्ट। अच्छा है ना। हुआ क्या है कि ये जो HTML है ये स्टैटिक HTML जनरेट होगी सर्वर पे, तो अब एक्चुअली वहां सर्वर से मुझे क्या आ रहा है, HTML आ रही है, जेसन नहीं आ रही। पहले मुझे क्या आ रहा था, जेसन, और उसको मैं क्या कर रहा था, क्लाइंट साइड पे लूप कर रहा था। अब मुझे लोडर दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो HTML तो बाय डिफॉल्ट सर्वर से HTML ही आ रही है, तो मैंने वेट किस बात का करना है, किसी बात का नहीं करना। कंपोनेंट से बाहर निकाल दिया और उसको मैंने अपने पेज को एसिंक्रोनस बना दिया। पेज को कहा वेट करो, कब तक, जब तक कि डाटा फेच नहीं होता। अच्छा, अब आपका ना इसमें एक कंसर्न हो सकता है, कोई क्वेश्चन है बड़ा सॉलिड, इसमें सोचो कि क्या क्वेश्चन है, वो सोचो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं ध्यान में आ रहा, भाई हम अपने पेज को एसिंक्रोनस बना रहे हैं, मतलब वेट लगा दिया, मतलब नीचे वाला रिटर्न नहीं चलेगा जब तक प्रोडक्ट फेच नहीं होंगी। तो मतलब ये कि अगर ये 2 मिनट ले रहे हैं तो 2 मिनट तक मेरा पेज वाइट नजर आएगा। मतलब अगर एसईओ के फायदे उठाने हैं तो भाई नुकसानात भी तो है साथ में, लोडर भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये, लेकिन अगर आप देख रहे हो हमारा तो तकरीबन इंस्टेंट है। अच्छा, ये कैसे है, अब इसका मतलब कोई नेक्स्ट जे पीछे कोई लॉजिक लगा रहा है।
तो अब हम कहाँ पे जाएं, नेक्स्ट जेएस पे। तो नेक्स्ट जेएस पे जाके क्या करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें कि ये भाई ये क्या फंडा है इसका। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए आपने चले जाना डाटा फैचिंग में, और फैचिंग अब इसने नाम क्या रखा है, डाटा फैचिंग कैशे एंड रीवैलिडेटिंग। मतलब क्या है कि वो जो फैच की रिक्वेस्ट है उसको वो एक दफा करके कैशे कर लेता है। जब कैशे कर लिया तो अब वो दोबारा रिफ्रेश करने पे रिक्वेस्ट नहीं करता, एक दफा पहली दफा लोड टाइम लगेगा, फिर हजारों दफा सर्च होती रहे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अब करेगा, इसको हम पढ़ते हैं। डाटा फैचिंग इज अ कोर पार्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन। दिस पेज गोज थ्रू हाउ यू कैन फैच कैशे एंड रीवैलिडेट। अच्छा, अब रीवैलिडेट का वर्ड क्यों यूज कर रहा है वो, देखो कैशे कर ली हमने प्रोडक्ट, हमने अब एक प्रोडक्ट बीच में से डिलीट कर दी, वो कैशे ही करता हुआ डाटा भेजी जाए। मतलब ये देखो ना, ये वाली प्रोडक्ट जो है ना पहली वाली, इसकी क्वांटिटी खत्म हो गई, तो क्या ये शो करनी है यूजर को, नहीं। लेकिन मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये तो कहां से डाटा ला के दे रहा है, कैशे से। एपीआई तो दोबारा कॉल ही नहीं कर रहा, उसने एक दफा ही कॉल करनी थी, अब दोबारा तो किस में से भेज रहा है, कैशे में से। अब बाद में नई प्रोडक्ट ऐड कर दी, या कोई प्रोडक्ट की क्वांटिटी खत्म हो गई, उसको डिलीट कर दिया, तो अब ये तो दिखाता रहेगा। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट को क्या करना है, रीवैलिडेट। रीवैलिडेट मतलब दोबारा एपीआई की रिक्वेस्ट करके डाटा लेके आओ। तो ये भी ये खुद ही मैनेज कर रहा है, कैसे भी खुद ही मैनेज कर रहा है। कैसे, हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब समझ आ गई रीवैलिडेट डाटा इन रिएक्ट एंड नेक्स्ट। रीवैलिडेट की समझ आ गई क्या मतलब है, कैशे को दोबारा रीवैलिडेट करना, दोबारा एपीआई रिक्वेस्ट करके डाटा कट करना। फैचिंग डाटा ऑन द सर्वर विद फैश, यही काम करना था ना हमने, कि डाटा को यानी कि जो एपीआई की रिक्वेस्ट मैंने क्लाइंट पे की थी, इसको किस पे करना था, सर्वर। तो ये लाइन सीख है, फैचिंग डाटा ऑन द सर्वर। पहले हम कहां पे कर रहे थे डाटा फैच, क्लाइंट पे, जो कि एसईओ के लिए बेहतर है। फिर हमने किस पे करिया, सर्वर पे। नहीं आएगी ना, वो डाटा उसके पास है, मीन टाइम बैकग्राउंड पे वैलिडेट करेगा। इसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना। मैं एक्चुअली आपको मैं खुद डॉक्यूमेंटेशन पढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि इसकी आप इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कैसे, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी कि नेक्स्ट जेएस के इतने पॉपुलर, नेक्स्ट जेएस 13 के इतने पॉपुलर होने की रीजन ये है कि हम सर्वर के ऊपर एपीआई कॉल करके सर्वर पे एचटीएमएल बना के रिटर्न कर रहे हैं क्लाइंट को। पहले आज तक ये पॉसिबल नहीं था, रिएक्ट में सारा क्लाइंट साइड पे रेंडर हो रहा था। देखो ना, सर्वर से रेंडर करने के लिए हमने सीखा था सर्वर से रेंडर करना, लेकिन वो वेबसाइट सारी स्टैटिक थी, मतलब उसमें कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट इन्वॉल्व नहीं थी, जो हमने रिएक्ट से कन्वर्ट की थी किसके अंदर, एचटीएमएल से कन्वर्ट की थी किसके अंदर, नेक्स्ट जेएस में, जो दूसरी तीसरी क्लास में की थी। लेकिन वो सारी क्या थी, स्टैटिक। लेकिन अब थी ये डायनामिक, यानी कि हमारे पास ये डाटा किसी एपीआई से आ रहा है, तो ये भी हम सर्वर पे लेके, सर्वर पे फेच करके सर्वर पे ही एचटीएमएल बना के क्लाइंट को दे रहे हैं, ताकि ये मेरी क्लाउडर के थ्रू एचटीएमएल गुजर के आए। क्यों, क्योंकि मैं अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग करना चाह रहा हूं। सही है। अच्छा, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने सीख लिया, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। Next.js extend the native fetch web API to allow you to configure the coaching and revalidating the behavior for, वो कह रहा है जो fetch request क्लाइंट साइड वाला fetch फंक्शन है ना, ये वो क्लाइंट वाला fetch नहीं रह गया, उसने बिल्कुल वैसा ही बना दिया ताकि डेवलपर को मसला ना हो यूज करने के लिए। लेकिन ये जो fetch है ना, अब ये क्लाइंट वाला fetch नहीं है, ये Next.js का fetch फंक्शन है, जिसको उसने खुद से राइट की है इसके ऊपर, यानी कि क्लाइंट वाले फैच के ऊपर नई लॉजिक लगा के। उसमें कौन कौन सी लॉजिक लगाई उसने, कैशिंग और रीवैलिडेटिंग वाला एक्स्ट्रा कोड करके उसने इस फैच के फंक्शन की कैपेबिलिटी को
बढ़ा दिए। तो मतलब अगर मैं यूज क्लाइंट लगाऊं तो ये फेच का मतलब और है, अगर मैं यूज क्लाइंट ना लगाऊं तो ये फेच का मतलब और है। फिर ये फेच नेक्स्ट जेएस वाला बन जाता है, जिसमें दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई। कौन कौन सी? कैशिंग और रीवैलिडेशन। React extend fetch to automatically memorize fetch requires while rendering a React component tree। वो कहते हैं मेमोराइज कर लेता है, कैसे कर लेता है? एक दफा रिक्वेस्ट करने पे जब वो React को रेंडर कर रहा होता है। सर्वर पे, हाँ सर्वर से आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो सर देखो अब HTML सर्वर से आ रही है। जब यूज क्लाइंट खत्म कर दिया तो HTML कहां से आ रही है? सर्वर से। तो कैसे भी कहां पे होगा? सर्वर पे। अच्छा आगे, यू कैन यूज फेच विद async await इन सर्वर साइड कंपोनेंट राउटिंग हैंडल दिस। अब ये देखो उसने सारा मुझे गेट करना दिखा दिया, सही है। जैसे मैंने कोड लिखा, ये इसने कंपोनेंट के पेज से बाहर लगाया है, इसको हमने भी ऐसे ही लगाया ना। अच्छा, इसकी एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स आया उसने रिटर्न कर दिया, और फिर एसिंक लगा के गेट डाटा ऐसे किया। हमने भी कोड ऐसे ही किया, उसने क्या ऐसे करना है, मैंने क्या ऐसे हमने कर लिया। अब गुड टू नो, नेक्स्ट इज प्रोवाइड हेल्पफुल फंक्शन you may need when fetching data in server components such as cookies and header. This will cause the route to be dynamically rendered as they rely on request time information. इसको समझेंगे। In route, fetch requests are not memorized as a route handler, are not part of the React component tree. To use async wait in server component with TypeScript, you will need TypeScript this version and type this version. वो कह रहा है कि इससे नीचे पे ये वाली फंक्शनैलिटी नहीं चलेगी, वो तो जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है। गुड टू नो, सही है। अच्छा जी, कैशिंग डाटा, ये हम मतलब अब जो उसने एक्स्ट्रा लॉजिक लिखी है फेच के ऊपर, वो क्या लिखी है वो हम पढ़ेंगे अब। मतलब ये देखो, ये काम हमारा हो गया जो हमने अचीव करना था। प्रोडक्ट शो हो रही है ना, यही करना था। अब हम कंसेप्ट सीख रहे हैं कि भाई बैकग्राउंड में क्या है, इसके क्या कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस, ताकि अगर कोई हमसे बात करे कि ये क्या है कंसेप्ट, हम बता सकें उसको कि क्या मतलब है इसका। फिर तो वो इसको फीचर नहीं मिलेंगे ना वो वाले। हाँ फिर देखो उसने कोड ही फैच पे लिखा है, ये फैच का मतलब अब नेक्स्ट जेएस का फैच है। अच्छा जी, caching stored data so it does not need to be refetched from your data source on every request। कैशे क्यों करना है? so it does not need to be refetched from your data source on every request, ताकि वो कह रहे हैं एवरी रिफ्रेश के ऊपर ना रिक्वेस्ट करे। By default, Next.js automatically caches the return value of fetch in the data cache on the server। कैशे कहां पे करते हैं? ऑन दी सर्वर। ये समझ आ गई? यही बात हमने की कि सर्वर पे कैशे होता है। दिस मीन दैट द डाटा कैन बी फेच एट अ बिल्ड टाइम और अ रिक्वेस्ट टाइम, कैशेड एंड रीयूज ऑन ईच डाटा रिक्वेस्ट। वो कहता है कि रिक्वेस्ट जो है वो बिल्ड टाइम पे होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिल गया। वो कहता है जब आप रिक्वेस्ट करते हो तब वो गेट की रिक्वेस्ट नहीं करता। कब करता है? जब आप उसको बिल्ड करते हो, वो बिल्ड टाइम पे ही रिक्वेस्ट करके रख लेता है। सही है। अच्छा, अब फेच रिक्वेस्ट दैट यूज पोस्ट मेथड आर आल्सो ऑटोमेटिकली कैशेड। वो कह रहा है जो फेच की रिक्वेस्ट है जो पोस्ट मेथड यूज करती हैं वो भी क्या करती हैं, उनको भी ऑटोमेटिकली कैशे किया जाता है। कौन करता है? नेक्स्ट.जेएस का सर्वर। Unless it's inside in React handler that use post method, then it's not be cached। Unless वो कह रहे हैं कि React का हैंडलर आप यूज कर रहे हो फिर कैशे नहीं हो। What is data caching? The data caching process HTTP cache depending on your platform. This cache can automatically be shared in multiple region। वो कह रहे हैं कि डाटा कैशिंग के बारे में पढ़ना है, वो वहां पे डिस्कस कर लो। मतलब सिंपल ही है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि एक दफा डाटा कैशे हो गया तो अब दोबारा इंटरनेट पे रिक्वेस्ट नहीं होगी डाटा को गेट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। रीवैलिडेटिंग कैसे करेगा ये?
Revalidating is the process of purging the data cache, refreshing the latest data. This is the useful when your data change and you want to ensure you show the latest. सही हो गई। वो कह रहा है कि आपने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शो करना है, आपको इंश्योर करना है कि डाटा क्या है, लेटेस्ट है। कैशे डाटा कैन बी रीवैलिडेटेड इन 2 ways। कौन कौन से? टाइम बेस रीवैलिडेशन ऑन डिमांड। टाइम बेस का मतलब क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद हम कहेंगे कि रीवैलिडेट कर दो। ऑन डिमांड हम कह देंगे भाई अब कर दो। मतलब जब कोई, कब कहेंगे हम? जब कार्ट में, जब इन्वेंट्री खत्म हो गई, जब नई प्रोडक्ट आ गई, जब कोई नई प्रोडक्ट डिलीट हो गई, तो तब उसको कहेंगे क्या कर दो, रीवैलिडेट। अच्छा जी, ऑटोमेटिक रीवैलिड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन पास्ड। वही बात जो मैंने कर दी। मैन्युअली रीराइट बेस्ड ऑन द इवेंट फॉर्म सबमिशन ऑन डिमांड revalidation used a path-based approach, revalidate a group of data at once. This is useful when you want to ensure the later data shown as soon as possible. When content from your headless CMS is updated, वो हम डिस्कस करेंगे हेडलेस CMS क्या होते हैं। टाइम बेस रीवैलिडेशन क्या कह रहे हैं? टू रीवैलिडेट एट द टाइम इंटरवल यू कैन नेक्स्ट डॉट रीवैलिडेट ऑप्शन टू फेच टू सेट। वो कह रहे हैं पहले में यूआरएल पास करते जाओ, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन उठा के किधर पास कर दो, फेच के फंक्शन के आगे। ये कौन सी रीवैलिडेशन हो गई? टाइम बेस्ड। कितना टाइम दिए? 3.6 सेकेंड। ऑल गुड? अच्छा जी, ऑटोमेटिक फेच revalidate at every hour. If you have a multiple fetch request in statically rendered route, each has a different frequency. This lowest time will be used for all requests per dynamic render वगैरह। जो मर्जी टाइम दे दो, आपकी मर्जी है। आपने, आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्टें हो रही हैं, हर रिक्वेस्ट में लेता टाइम पास कर दो। सही है। ऑन डिमांड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम बेस पढ़ लिया हमने। जब कभी ऐसी रिक्वेस्ट आएगी लगा लोगे, इधर से देख के क्या इसकी की है, इधर से उठा के लगा देंगे, नेक्स्ट और आगे रीवैलिडेट, आगे टाइम। अच्छा, उसके बाद ऑन डिमांड डाटा कैन बी fetch can be revalidated one by path, revalidated path one or by the cache tag inside a React handler or server action. Next, it has a cache tagging system for invalidated fetch requests across routes. When you use fetching, you have an option to tag cache entries with one or more tags, and then you can call revalidate tag to revalidate all the। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि fetch की रिक्वेस्ट के आगे जब आपने एक ऑप्शन ये है कि आप उस रिक्वेस्ट को एक टैग दे दो। आप उस रिक्वेस्ट को क्या दे दो? एक टैग। इसका टैग का नाम हम क्या रख देते हैं? फेच प्रोडक्ट्स, कुछ भी रख सकते हैं। अब कहते हैं कि ये टैग यूज करके आप किसी भी रिक्वेस्ट के अंदर, सर्वर के ऊपर, किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी टाइम इसको क्या कर सकते हो? रीवैलिडेट कर सकते हो। अगर आपने ये टैग यूज करके उसको कह दिया कि रीवैलिडेट कर दो, तो वो रीवैलिडेट कर देगा और नई प्रोडक्ट दोबारा फेच करेगा। सही है। अच्छा जी, ये अब रीवैलिडेट कैसे करनी है? योर साइट एपीआई रीवैलिडेट टैग और सीक्रेट टोकन। अगर आपने कोई टोकन उसको दिया है, ये यूज करके आप उसको रीवैलिडेट कर सकते हो। यानी कि नेक्स्ट.जेएस ने हमें एक एपीआई दे दी जिसके ऊपर जाके हम उस टैग को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? उसको रीवैलिडेट। लेट्स सपोज हम इसको कॉपी करते हैं और
इधर जाते हैं और हमारा साइट, चूंकि हमने अभी साइट डिप्लॉय करी होती तो वो वर्चुअल वाला यूआरएल हो जाता, अभी हमने नहीं की तो हमारा यूआरएल क्या है, हमारा यूआरएल ये है। उसकी एपीआई रीवैलिडेट कलेक्शन का नाम क्या है, हमने क्या नाम रख दिया है, फैच प्रोडक्ट्स। अच्छा अभी इसको हमें देखना है कि ये एपीआई के अंदर से क्यों नहीं चल रहा, उसके अंदर हमें एपीआई में ये डिफाइन करना पड़ेगा ना। मतलब हमें राउट के ऊपर एक एपीआई का राउट बनाना पड़ेगा, मतलब ये वाली एपीआई हमें बनानी है किधर, ऐप के अंदर एक हमारे पास फोल्डर बनाना है एपीआई का, उसके अंदर हमें एक गेट की एपीआई क्रिएट करनी है, सही है। अच्छा उसके अंदर इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब एपीआई ही रख सकते हैं या वटेवर, सॉरी राउट डॉट जेएस रखना है ना, इसका स्टैंडर्ड है। अभी हम जो बैकएंड पे एपीआई बनाने हैं ना वो सीख रहे हैं, अभी इसको हम सरसरी सा कर लेते हैं ताकि हम इसको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ें, सही है। और उसके अंदर हमने कोड क्या लिखना है, ये हमें वो कोड दे रहा है रीवैलिडेट करने के लिए, ये सारा कोड हम उठा के इसके अंदर मेंशन कर देते हैं, और इसके अंदर वो एक और फोल्डर भी बना रहा है रीवैलिडेट का, ताकि हमारा जो पाथ है वो ठीक हो जाए। और इसमें अगर वो कोई सीक्रेट वाला होगा अंडा तो हम उसको, सही है। तो अब अगर हम इसको दोबारा हिट करेंगे तो क्या होगा, अच्छा। और इसके अंदर जो हमने सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट की है, तो अब हम इसको यहाँ से गेट रिक्वेस्ट पे तो कर नहीं सकते, इसलिए वो एरर दे रहा है। लेकिन चलो इसको हम बाद में करेंगे कि हमने ये एपीआई वाला कोड और ये चीज़ें, लेकिन अभी के लिए आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करो। कंसेप्ट क्या है कि हम रीवैलिडेट करेंगे थ्रू टैग्स या रीवैलिडेट करेंगे थ्रू टाइम बेस, किसको, फैच को, जो डाटा है, ताकि हम डाटा हम लेटेस्ट ले सकें। अब ये कैसे करना है वो हम बाद में सीखेंगे जब हम बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं बैकएंड नहीं पढ़ाऊंगा, सही है। यहाँ तक हम इसको करते हैं और नेक्स्ट जो है फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, चलें जी।